Hello students and welcome back to the new video lecture of paper 2, that is structured programming with C. So first of all, let's see the content of this lecture. So content of this lectures are, we are in unit 3 and this is our lecture 11, and the topic we are continuing from last video, that is function. So in this lecture we are going to see the topics are categories of function, nesting function, use of void and recursion. In previous lecture we have seen what is function, what is arithmetic and string library function, user defined function and advantages of function. So in this lecture we are continuing the topic of function, and we are going to see another topics of functions, that is category of function, nesting function, use of void and recursion. So first of all, let's start with the first topic, that is category of function. So what do you mean by category of function? तो कैटेगरी ऑफ फंक्शन मीन्स कितने टाइप के फंक्शंस हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट है. तो कैटेगरीज ऑफ फंक्शन इन सी, डिपेंडिंग ऑन वेदर आर्ग्यूमेंट्स आर प्रेजेंट और नॉट एंड वेदर अ वैल्यू इज रिटर्न और नॉट, फंक्शंस आर कैटेगराइज्ड इनटू. तो फंक्शन को जो कैटेगराइज किया है, इनको जो अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, वो किस चीज़ पे बांटा गया है कि आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं है, वो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो ऐसे चार टाइप में हमने उनको कैटेगराइज किया है सी लैंग्वेज में. फर्स्ट इज फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यूज. ना तो फंक्शन को कोई आर्ग्यूमेंट पास करेंगे और ना ही वो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा. सेकेंड इज फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यूज. फंक्शन में आर्ग्यूमेंट हम पास नहीं करेंगे लेकिन वो वैल्यू रिटर्न करेगा. थर्ड इज फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यूज. अब फंक्शन में आर्ग्यूमेंट है लेकिन वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है. और लास्ट जो है वो उसमें आर्ग्यूमेंट भी है और वो वैल्यूज़ भी रिटर्न कर रहा है, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यूज़. तो लेट्स सी इन डिटेल वन बाय वन. सो फर्स्ट इज फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू. फंक्शन जो है ये विदाउट आर्ग्यूमेंट है और विदाउट रिटर्न वैल्यूज़ है. ना तो कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं हम और ना ही कोई वैल्यू वो रिटर्न करके दे रहा है. तो यहाँ पर देखो कॉलिंग फंक्शन हमने बनाया है, मेन फंक्शन, वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिखाई हुई है और फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं. लेकिन एनालिसिस क्या बोल रही है कि ना तो हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास किया है और ना ही हम कोई उसको वैल्यू जो है वो बैक में देने वाले हैं. फंक्शन की बॉडी में हम ऐसा, जब हम उसको फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तब हमने यहाँ पर बॉडी में उसके कोई भी आर्ग्यूमेंट उसको पास नहीं किए हैं. जहाँ पर आपको ब्लू लाइंस दिख रही हैं, ब्लू कलर से थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में, वो क्या है, नो आर्ग्यूमेंट. वो बता रहा है कि विदाउट आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न वैल्यूज़, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यूज़. तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं. तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है सम नाम का. तो हमने पहले एक फंक्शन डिक्लेयर किया है वॉइड सम फंक्शन, देन सम फंक्शन को कॉल भी किया है, देन गेट सी एच. अब उस सम फंक्शन की बॉडी हम यहाँ पर बना रहे हैं. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सम फंक्शन का जो राउंड ब्रैकेट्स है वो ब्लैंक है. क्यों? क्योंकि विदाउट आर्ग्यूमेंट है. ना तो कोई वो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ना ही हम कोई आर्ग्यूमेंट उसको पास कर रहे हैं और ना ही वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है. तो फिर इसके बाद हमने फंक्शन की बॉडी लिखी, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स, स्कैन एफ एम्परसेंट बी, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड प्रिंट एफ सम इक्वल्स टू डी, परसेंट डी एंड सी. तो यहाँ पर हमने दो वैल्यूज एंटर की 3 5 और सम इज इक्वल्स टू 8. बट ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं दे रहा है. फंक्शन का काम क्या है, या तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा या तो वो नहीं करेगा. वॉइड अगर फंक्शन है, देखो यहाँ पर सम के सामने लिखा है वॉइड, वॉइड लिखा है, इसका मतलब ये कोई भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं देगा. नेक्स्ट, सेकेंड इज फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न. आर्ग्यूमेंट नहीं है लेकिन वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है. तो यहाँ पर देखो कॉलिंग फंक्शन में मेन फंक्शन है, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट सी एंड सी इज इक्वल्स टू फंक्शन. अब फंक्शन को देखो
नो आर्ग्यूमेंट आर पास्ड, हम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैल्यूज आर सेंट बैक, लेकिन रिटर्न वैल्यूज जो है हमको रिटर्न में मिल रही है जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर भी इसका हम एग्जांपल देखते हैं। सेमी सेमी एग्जांपल जो है हमने चारों इसमें यूज़ किया है। यहाँ पर भी हमने देखो, अब देखो यहाँ पिछले वाले प्रोग्राम में हमने वॉइड सम किया था, यहाँ पर हम इंट सम कर रहे हैं। इंट सम का मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू रिटर्न करके देगा। इंट सी इज इक्वल्स टू सम प्रिंट एफ सम सी गेट सी एच। नाउ इंट सम, अब ये इंट सम जो फंक्शन हमने डिज़ाइन किया उसकी बॉडी डिज़ाइन करेंगे। इंट ए कॉमा बी कॉमा सी सेम है, बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है जैसा है, सिर्फ यहाँ पर एक स्टेटमेंट आई है, दैट इज़ रिटर्न सी। पिछले वाले में रिटर्न का कोई भी काम नहीं था, क्योंकि ना हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास किया था, ना ही हम कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट तो पास नहीं कर रहे हैं, इसलिए फंक्शन यहाँ पर ब्लैंक है, लेकिन ये वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है, इसलिए यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट आ रही है। तो एंटर टू नंबर्स 10 20 एंड आउटपुट इज 30। नेक्स्ट इज फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यूज। आर्ग्यूमेंट है लेकिन वो कोई वैल्यू रिटर्न करके नहीं दे रहा है, मतलब यहाँ पर आप फंक्शन को वैल्यू पास करोगे लेकिन वो कोई वैल्यू रिटर्न, मतलब यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं रहेगी। तो कॉलिंग फंक्शन हम देख रहे हैं, फंक्शन में हमने वैल्यू वेरिएबल पास किया है a कॉमा बी, आर्ग्यूमेंट आर पास्ड बट नो रिटर्न वैल्यूज बिकॉज देर इज नो रिटर्न स्टेटमेंट। सो वॉइड सम इंट इंट, देखो हम यहाँ पर पिछले इसमें हमने हमारा जो इंट सम था वो ब्लैंक था, क्योंकि हम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे थे। यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, इसलिए इंट कॉमा इंट है। तो इंट ए कॉमा बी प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स स्कैन एफ एम्परसेंट ए एम्परसेंट बी सम ए कॉमा बी। अब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, देन उसके बाद गेट सी एच फंक्शन, फिर उसके बाद हम फंक्शन की बॉडी डिज़ाइन कर रहे हैं, दैट इज़ वॉइड सम इंट ए कॉमा इंट बी, एंड देन उस फंक्शन को इंट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और फिर उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। लेकिन ये फंक्शन को कोई भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं दे रहा है, ये जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, हम जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं उसी का आंसर दे रहा है। तो क्योंकि इसमें क्या है, आर्ग्यूमेंट है लेकिन नो रिटर्न वैल्यूज़ है। नेक्स्ट, दिस इज़ द लास्ट, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यूज़। यहाँ पर फंक्शन में आर्ग्यूमेंट भी है और वैल्यूज़ भी रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, रिटर्न स्टेटमेंट भी साथ में रहेगी। तो कॉलिंग फंक्शन, यहाँ पर देखो हमने एक वेरिएबल इंट सी डिक्लेयर किया है, फिर सी इज इक्वल्स टू फंक्शन ए कॉमा बी, हम उसको आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं ए कॉमा बी, और वैल्यू भी रिटर्न करके दे रहा है, तो यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट भी आ रही है। तो इसका भी एग्जाम्पल सेम ही है, इंट सम इंट 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 ए कॉमा बी कॉमा सी प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स। अब देखो यहाँ पर हमने फंक्शन की बॉडी में नहीं लिखा है एंटर टू नंबर्स, इसके पहले जितने भी प्रोग्राम, तीनों प्रोग्राम्स में हमने देखा कि ये जो एंटर टू नंबर्स है ये किस में था, फंक्शन की बॉडी में था, लेकिन अब हमने कहाँ पे लिखा है, मेन प्रोग्राम में। स्कैन एफ एम्परसेंट ए एम्परसेंट बी सी इज इक्वल्स टू सम ए कॉमा बी, देन डिस्प्ले सी। अब देखो यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट को वैल्यू पास कर रहे हैं, इंट सम इंट ए कॉमा इंट बी इंट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड रिटर्न सी। तो यहाँ पर हम दो वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, एंटर टू नंबर्स 10 20 एंड सम इज इक्वल्स टू 30। सो दिस इज अवर 4 कैटेगरीज ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज नेस्टिंग ऑफ फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेस्टिंग करना, कैसे नेस्टिंग होता है, नेस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल करना। सो फंक्शन विच कॉल्स अनदर फंक्शन इन टर्न्स इज कॉल्ड एज नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। While evaluating such function, the output of inner function value will become an output for the outermost function. जस्ट लाइक इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन हमने देखा हुआ है। तो डबल इंटीग्रेशन में क्या होता है, मैथमेटिक्स में हमने डबल इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है। तो क्या होता है, अंदर का जो दो इंटीग्रेशन के साइन होते हैं, तो अंदर वाला जो इंटीग्रेशन होता है पहले वो सॉल्व होता है, फिर उसका जो आउटपुट आता है वो आउटपुट पहले वाले इंटीग्रेशन के साइन का इनपुट रहता है। तो वैसे ही फंक्शन में भी होता है, जब हम इसको इवेल्युएट करते हैं तो इनर फंक्शन की जो वैल्यू है वो आउटर मोस्ट फंक्शन की आउटपुट इनपुट बन जाएगा। फंक्शंस आर इवेल्युएटेड फ्रॉम द इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट।
पहले अंदर का होगा फिर बाद में बाहर का होगा। फंक्शन इवेल्युएट कैसे होगा, पहले इनर होगा बाद में आउटसाइड जो बाहर का है वो होगा। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन सी फॉर कॉलिंग द नंबर ऑफ फंक्शंस टू बी नेस्टेड विद इन फंक्शन इन प्रोग्राम। मतलब आप कितने सारे भी फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर कई सारे फंक्शंस जो है आप वहाँ पर कॉल कर सकते हो, तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। सो डेमो ऑफ नेस्टिंग ऑफ फंक्शन, हम यहाँ पर डेमो देख रहे हैं। तो यहाँ पर वॉइड मेन हम हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हमने वॉइड फंक्शन वॉइड। अब हमने देखो यहाँ पे लिखा हुआ वॉइड फंक्शन वन वॉइड। हम पहला फंक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि है वॉइड, और हम उसको एम्प्टी रख रहे हैं, मतलब उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करने वाले हैं। तो दिस इज प्रोटोटाइप। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोटाइप? दैट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। आप उसको डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। फंक्शन वन का को कॉल कर रहे हैं, देन वॉइड फंक्शन वन वॉइड। अब उसकी बॉडी लिख रहे हैं। अब उस फंक्शन के अंदर देखो हमने दूसरा फंक्शन डिज़ाइन किया है वॉइड फंक्शन टू वॉइड। दिस इज ऑल्सो प्रोटोटाइप। एंड प्रिंट हेलो। तो प्रिंट हेलो ये कौन सा हो गया, ये इनर मोस्ट हो गया। फिर इसके बाद फंक्शन टू को कॉल कर रहे हैं, देन फंक्शन टू की बॉडी लिख रहे हैं। तो फंक्शन टू की बॉडी क्या है, वॉइड प्रिंट फ्रेंड्स, प्रिंट एफ फ्रेंड्स रिटर्न्स। तो अब देखो यहाँ पर जो पहला फंक्शन था जिसके अंदर क्या लिखा था हेलो, तो इनर फंक्शन कौन सा हुआ, फंक्शन वन, और आउटर फंक्शन कौन सा हुआ, फंक्शन टू। तो इसका आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि इनर मोस्ट कौन सा है और आउटर मोस्ट कौन सा है। पहले इनर मोस्ट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आउटर मोस्ट एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज द डेमो ऑफ नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट, यूज ऑफ वॉइड। हम बार बार सुनते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब हमको एक पता है कि एम्प्टी होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता है, वो कोई वैल्यू रिटर्न करके नहीं देता है। उसी के सामने हम वॉइड फंक्शन वॉइड का यूज़ करते हैं। तो वॉइड इज़ एन एम्प्टी डेटा टाइप दैट हैज़ नो वैल्यू। देखो ये डेटा टाइप है, वॉइड जो है ये क्या है, एक डेटा टाइप है जो कोई भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं देता है। दैट हैज़ नो वैल्यू, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। We use void data type in function when we don't want to return any value to the calling function. हम void data type कब यूज़ करते हैं, जब हमें calling function को कोई भी वैल्यू, हम चाहते हैं कि calling function कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे, तब हम void data type का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं void sum int a int b। अब यहाँ पर देखो हमने वैल्यू पास की है, उसको आर्ग्यूमेंट पास किए हैं int a int b, लेकिन हमने उसके सामने क्या लगाया है, void कीवर्ड लगाया है, void डेटा टाइप लगाया है। तो दिस फंक्शन वोंट रिटर्न एनी वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं देगा। अब दूसरा देखो int sum int a int b, दिस फंक्शन विल रिटर्न वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन, ये आपको कोई वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो दिस इज द यूज ऑफ void। वी यूज void इन फंक्शन एज int फंक्शन नेम void। अब देखो ब्रैकेट के अंदर भी void लिखा हुआ है। अब इस ब्रैकेट के अंदर void का मतलब क्या हुआ, दिस फंक्शन डज नॉट पास एनी आर्ग्यूमेंट, ये कोई भी आर्ग्यूमेंट भी पास नहीं करेगा, ना तो ये कोई वैल्यू रिटर्न करने वाला है, ना ही ये कोई आर्ग्यूमेंट रिटर्न पास करने वाला है। तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ void। यूज़ ऑफ void क्या है, जब भी हम चाहते हैं कि हमारा कॉलिंग फंक्शन जो है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे, तो हम उसके सामने क्या लगाते हैं, void लगाते हैं, void डेटा टाइप। एंड void इज़ अ डेटा टाइप दैट हैज़ नो वैल्यूज़। नेक्स्ट, recursion in C, that is the last topic of this lecture, recursion. So what is recursion? Recursion is function call itself, function खुद को ही कॉल कर रहा है, अपने आप खुद को कॉल कर रहा है, इसको अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी को हम, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रिकर्शन, फंक्शन कॉल इटसेल्फ। सबसे सिंपल जो डेफिनेशन है रिकर्शन की वो है फंक्शन कॉल इटसेल्फ। So recursion in C language is basically the process that describes the action when a function calls a copy of itself in order to work on a smaller problem. वो क्या करता है, एक कॉपी जो है फंक्शन की वो खुद ही को कॉल करता है itself in order to work on smaller problems। छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो वहाँ पर अपने आप को ही कॉल करता है, वहाँ पर फंक्शन की बॉडी नहीं होती है। तो रिकर्सिव फंक्शंस आर द फंक्शन दैट कॉल्स देमसेल्फ एंड दिस टाइप ऑफ फंक्शन कॉल्स आर नोन एज रिकर्सिव कॉल्स। तो जो खुद को ही कॉल कर लेते हैं, जो फंक्शंस खुद को ही कॉल कर लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिकर्सिव कॉल्स। उनको हम क्या कहते हैं, रिकर्सिव कॉल्स। तो रिकर्शन इन सी जनरली इन्वॉल्व्स वेरियस नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स।
रिकर्शन के अंदर हम कई सारे कॉल्स वहाँ पे बना सकते हैं खुद के इसमें, क्योंकि हमने अभी बोला कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम रिकर्शन का यूज़ करते हैं. सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्पोज अ टर्मिनेशन कंडीशन ऑफ रिकर्शन. अब यहाँ पर जब भी आप रिकर्शन यूज़ कर रहे हो तो उसका टर्मिनेशन भी आपको वहाँ पर डिसाइड करना होगा कि आप इसको कैसे टर्मिनेट करने वाले हो. व्हाट डू मीन बाय टर्मिनेट? कहाँ पर आप इसको ख़त्म करोगे और कैसे ख़त्म करोगे. इस क्योंकि आपने फंक्शन तो खुद को ही कॉल कर रहा है, तो हमेशा तो कॉलिंग नहीं रहेगा, तो इसको कभी ना कभी स्टॉप करना पड़ेगा. सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्पोज अ टर्मिनेशन कंडीशन फॉर ऑफ रिकर्शन. रिकर्शन के लिए टर्मिनेशन कंडीशन हमको वहाँ पर लगानी पड़ेगी. तो रिकर्शन कोड इन द सी लैंग्वेज इज जनरली शॉर्टर देन द इटरेटिव कोड एंड इट इज़ नोन टू बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. व्हाट डू मीन बाय इटरेटिव कोड? इटरेटिव कोड का मतलब क्या होता है? जो स्टेटमेंट्स जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही हैं, जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप. इसमें क्या हो रहा है? इटरेशन हो रहा है. ये लूप चल रहा है. कब तक चलेगा? जब तक कि जो कंडीशन हमने लगाई है उसकी वैल्यू फॉल्स नहीं होती है. तो रिकर्शन कोड इन सी लैंग्वेज इज जनरली शॉर्टर देन इटरेटिव. इटरेटिव से बहुत ज़्यादा छोटा होता है एंड इट इज़ नोन टू बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. इसकी वजह से इसको समझ पाना मुश्किल होता है. सो रिकर्शन इन सी, अगेन कुछ पॉइंट्स हैं. Recursion cannot be applied to all the problems, but recursion in C language is very useful for the tasks that can be generally be defined in terms of similar subtasks, but it cannot be applied to all the problems. Recursion जो है वो हम हर प्रॉब्लम के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं. अगर प्रॉब्लम आपका बहुत छोटा है तब आप रिकर्शन का यूज़ कर सकते हो. तो सिमिलर सब टास्क अगर है तो उस टाइम पर आप रिकर्शन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये सभी प्रॉब्लम्स को आप अप्लाई नहीं कर सकते हो. फॉर इंस्टेंस रिकर्शन इन सी कैन बी अप्लाइड टू सॉर्टिंग, सर्चिंग एंड ट्राइवर्सल प्रॉब्लम. आप रिकर्शन का यूज़ करके सॉर्ट कर सकते हो. सॉर्टिंग हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है. टू सॉर्ट द एरे फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग और डिसेंडिंग टू असेंडिंग, या फिर न्यूमेरिकल, इसमें जो भी हमें उसको करना है. तो सॉर्टिंग कॉन्सेप्ट का के इसमें हम रिकर्शन का यूज़ कर सकते हैं. देन सर्चिंग के इसमें, अब सर्चिंग में भी बहुत सारे सर्चिंग थे. लीनियर सर्च था, बाइनरी सर्च था, मर्ज सर्च था, क्विक सर्च है, सिलेक्शन सर्चिंग है. तो बहुत सारे यहाँ पर सर्चिंग के कॉन्सेप्ट हैं, उसमें भी हम रिकर्शन का यूज़ कर सकते हैं. देन आते हैं ट्राइवर्सल प्रॉब्लम. व्हाट डू मीन बाय ट्राइवर्सल? ट्राइवर्सल मीन्स एक को दूसरे इसमें चेंज कर देना, एक वैल्यू को दूसरे इसमें चेंज कर देना, दैट इज़ कॉल्ड ट्राइवर्सल प्रॉब्लम. तो उसमें भी हम रिकर्शन का यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल प्रॉब्लम्स. तो एज फंक्शन कॉल इज ऑलवेज ओवरहेड, इटरेटिव सॉल्यूशंस आर मोर डिफिशिएंट देन रिकर्शन. क्योंकि फंक्शन कॉल इज ऑलवेज ओवरहेड, ये हमेशा ऊपर रहता है, इसी वजह से इटरेटिव सॉल्यूशंस आर मोर इफिशिएंट. इटरेटिव लूप यूज़ करना ज़्यादा इजी है रिकर्शन यूज़ करने से. तो एनी ऑफ द प्रॉब्लम दैट कैन जनरली बी सॉल्व रिकर्सिवली, इट कैन बी ऑल्सो सॉल्व इटरेटिवली. जो फंक्शन रिकर्सिवली सॉल्व हो सकता है उसको आप इटरेटिवली भी सॉल्व कर सकते हो. मतलब आप उसको फॉर लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप का भी यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, जिनको आप रिकर्शन का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्ट देर आर सम प्रॉब्लम्स दैट आर बेस्ड suited to only be solved by the recursion. for instance, लेकिन कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप रिकर्शन के बिना सॉल्व नहीं कर सकते हो. दैट इज़ टावर ऑफ हेनाय, फैक्टोरियल फाइंडिंग एंड फिबोनाची सीरीज. तो ये तीन जो प्रॉब्लम्स हैं ये विदाउट इसके सॉल्व नहीं होते. देयर आर सम प्रॉब्लम्स दैट आर बेस्ट सूटेड टू ओनली बी सॉल्व. मतलब इन प्रॉब्लम्स को अगर आपको ये बिना उसके भी सॉल्व हो जाएंगे रिकर्शन के, लेकिन बेस्ट सूटेड जो है वो इसी से सॉल्व होंगे. जैसे कि टावर ऑफ हेनाय क्या होता है, फैक्टोरियल फाइंडिंग क्या है. फैक्टोरियल फाइंडिंग हम जानते हैं, फिबोनाची भी हम जानते हैं, सिर्फ टावर ऑफ हेनाय हम नहीं जानते हैं, जो इट इज़ द पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है, तीन पैग्स होते हैं, मतलब तीन ऐसे स्टैंड रखे होते हैं और उसमें तीन रिंग होती हैं जिनके की साइज़ अलग अलग होते हैं. एक बड़ा होगा, एक मीडियम होगा, एक उससे छोटा होगा. अब प्रॉब्लम टावर ऑफ हेनाय का क्या है कि बड़ी डिस्क के ऊपर छोटी डिस्क आ सकती है, लेकिन छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं आ सकती है. और आपको इन तीनों में से किसी एक पैग में इनको सीक्वेंस वाइज लगाना है. पहले नीचे रहेगा बड़ा वाला, उससे फिर जो छोटा है वो, और सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा है वो. तो दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ टावर ऑफ हेनाय. जब आप डेटा स्ट्रक्चर सेकेंड
ईयर में पढ़ोगे तब आपको वहाँ पर टावर ऑफ हेनाय का प्रॉब्लम जो है वो मिलेगा। या फिर आपने ऑलरेडी 12th में पढ़ा होगा, जिनका बैकग्राउंड CS है तो उन्होंने टावर ऑफ हेनाय पढ़ा होगा, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वहाँ पर इसका एग्जाम्पल है। फैक्टोरियल फाइंडिंग हम ऑलरेडी जानते हैं और फिबोनाची भी हम जानते हैं, तो इनके लिए बेस्ट सूटेड जो है वो रिकर्शन होता है। तो राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल नंबर यूजिंग रिकर्शन। तो यहाँ पर हम फैक्टोरियल के लिए फैक्टोरियल फंक्शन बना रहे हैं, तो हमने सबसे पहले क्या किया, फैक्टोरियल का प्रोटोटाइप बनाया। इंट फैक्टोरियल इंट, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, इंट, मतलब एक वेरिएबल, क्योंकि फैक्टोरियल एक ही नंबर का निकलेगा। फिर इसके बाद हमने इंट मेन, मतलब ये कोई वैल्यू रिटर्न करके देने वाला है। इंट नम फैक्ट, हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए, नंबर और फैक्ट के लिए, नम और फैक्ट। देन प्रिंटफ एंटर एनी नंबर टू फाइंड, कौन सा नंबर जिसका फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं, जिसको वो हम नंबर एंटर करेंगे, देन उसका फैक्टोरियल निकालेंगे। तो अब हम देखो यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल नम, इसको हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, दैट इज नम। तो प्रिंटफ फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्ट। अब आगे की प्रोसेस, अब हम इस जो फैक्टोरियल फंक्शन हमने प्रोटोटाइप बनाया था, इसकी हम बॉडी डिज़ाइन करेंगे। तो इंट फैक्टोरियल इंट नम, हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं नम। इफ़ नम इक्वल टू 0 देन रिटर्न 0, अगर नंबर 0 है तो वो रिटर्न वैल्यू क्या करने वाला है, 0। एल्स इफ नंबर इक्वल टू 1 देन रिटर्न 1, अगर वो नंबर इक्वल टू 1 है देन रिटर्न 1। एल्स रिटर्न नम इंटू फैक्टोरियल नम माइनस 1। अगर सपोज करो कि अगर 2 है, नंबर 2 आपने किया है, तो इंटू नम 2 माइनस 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। तो एंटर एनी नंबर टू फाइंड द फैक्टोरियल, दैट इज हमने 5 एंटर किया और उसका फैक्टोरियल कितना आ रहा है, 120। तो आप ये इसको करके देख सकते हो, और आपने किया भी होगा फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल आपको पता है क्योंकि आप स्कूल में ही मैथमेटिक्स में आपको फैक्टोरियल फाइंड आउट के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ रिकर्सिव फंक्शन। अभी तो हमने रिकर्शन देखा कि रिकर्शन क्या होता है, अब हम रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। तो द वर्किंग ऑफ रिकर्सिव फंक्शन इन्वॉल्व्स द टास्क बाय डिवाइडिंग देम जनरली इनटू द सब टास्क। छोटे छोटे पार्ट्स में प्रॉब्लम को डिवाइड कर लेना, दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव। छोटे छोटे पार्ट्स में उनको डिवाइड कर देना, दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। सम स्पेसिफिक सब टास्क हैव अ टर्मिनेशन कंडीशन डिफाइंड दैट हैज़ टू बी सेटिस्फाइड बाय देम। अब हमने पहले ही पढ़ा कि रिकर्शन में क्या होता है कि आपको उसका टर्मिनेशन कंडीशन पहले ही देना होता है। अगर आप रिकर्शन डिज़ाइन कर रहे हो फंक्शन, तो उसका टर्मिनेशन फंक्शन जो है, टर्मिनेशन कंडीशन जो है वो आपको पहले से ही देना होता है। सो सम स्पेसिफिक सब टास्क हैज़ टर्मिनेशन कंडीशन, कुछ जो स्पेसिफिक टास्क हैं उनको कहीं ना कहीं जाके स्टॉप होना पड़ता है, और वो हमको जब हम उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं तभी हमको करना होता है। In the next step, the recursion in C stops and final result is derived from the function. Recursion में next step क्या होता है कि वो recursion in C stop हो जाता है और फिर final result हमको वहाँ पर मिल जाता है function को call करने के बाद. The base case is the case at that which the function doesn't recur in C. फंक्शन जो है वो रिकर्शन नहीं हो रहा है सी में. देर आर इंस्टेंस वेयर द फंक्शन कीप्स कॉलिंग इटसेल्फ, जहाँ पर खुद ही खुद फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है इन ऑर्डर टू परफॉर्म सब टास्क, एंड दैट इज नोन एज अ रिकर्सिव केस. इसी को हम कहते हैं रिकर्सिव केस, जहाँ पर फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव केस. अब देखते हैं हम यहाँ पर फिबोनाची सीरीज. राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 10 नंबर्स ऑफ फिबोनाची सीरीज. अब सम ऑफ 10 नंबर्स ऑफ, यहाँ पर हम उसका कर रहे हैं. तो इंक्लूड हमने यहाँ पर पहले हमने हैश इंक्लूड किया, फिर उसके बाद हम लोग एक फंक्शन प्रोटोटाइप बना रहे हैं फिबो नाम का. फिबो किस लिए, फिबोनाची के लिए. फिर हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए एक्स और एफ. देन एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर एन नंबर्स, कितने नंबर्स के लिए चाहिए. फिर हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एफ इज इक्वल्स टू फिबो ऑफ एक्स सेमीकोलन, देन प्रिंट एफ, उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे. उसके बाद अब जो फिबो फंक्शन हमने बनाया था उसकी हम बॉडी यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं. अब यहाँ पर भी कंडीशन है, इफ़ एक्स इक्वल्स टू 0 देन रिटर्न 0. अगर उसकी वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 0 है तो रिटर्न करेगा 0. लेकिन अगर एक्स की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो रिटर्न करेगा 1. लेकिन अगर वो उसकी वैल्यू कुछ और है, देन रिटर्न फिबो x-1 प्लस फिबो x-2.
x माइनस x पहले इसमें से -1 करेगा और दूसरे इसमें से x में से -2 करेगा. So that is the process of Fibonacci, how to calculate the Fibonacci. Then enter the value of number, that is 10, and answer is 55. So this is the recursion. So today's lecture is closed, completed, and in next lecture we are going to see function with arrays, passing structure elements to function, and storage class. In next lecture our third unit is also completed. So we will meet in the next lecture. Thank you.